सोचिए, एक ऐसा एम्पायर, एक ऐसी सल्तनत जो तीन तीन महाद्वीपों में फैली हो, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। एक ऐसी ताकत जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य की। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता था। जरा देखिए इसकी विशालता, स्पेन से लेकर सीरिया तक और ब्रिटेन से लेकर मिस्र तक। ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि रोमन्स ने पूरे भूमध्य सागर को, मेडिटरेनियन सी को अपना नाम ही दे दिया। मारे नोस्ट्रम, मतलब हमारा समुद्र। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था साहब, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया थी। अब सवाल ये उठता है कि भाई आज के ज़माने में तो हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, सब कुछ है। पर सोचिए, बिना इन सब चीज़ों के, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोई 6 करोड़ लोगों पर राज कैसे कर सकता है? ये एक बहुत बड़ी पहेली थी और रोमन्स ने इसे सुलझाया था। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैला कैसे। फिर रोमन पावर के स्तंभ क्या थे, इनकी इकोनॉमी का इंजन कैसे चलता था, वो कौन से संकट थे जिनसे ये गुजरा और बदला, और आखिर में रोम की वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रोमन पावर के पिलर्स की। आखिर इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़कर कैसे रखा गया था? इसका जवाब पता है, 3 चीजों में छिपा है: सम्राट, सीनेट और सेना। इसकी शुरुआत हुई पहले सम्राट ऑगस्टस के साथ। उन्होंने एक बड़ी ही चालाक व्यवस्था बनाई जिसे कहते थे प्रिंसिपेट। मतलब कागज पर तो ऐसा लगता था कि अरे वाह, पुराना रिपब्लिक तो अभी भी चल रहा है, लेकिन असल में सारी की सारी ताकत एक ही आदमी के हाथ में थी, प्रिंसिप्स यानी सम्राट। क्या कमाल का पॉलिटिकल ड्रामा था ये। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प खिंचतान चलती थी सम्राट और सीनेट के बीच। देखिए, असली पावर तो सम्राट के पास ही थी, लेकिन एक अच्छा सम्राट वो माना जाता था जो सीनेट की इज्जत करे। और अगर किसी सम्राट ने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की तो बस इतिहासकार, जो अक्सर खुद सीनेटर ही होते थे, उसे एक जालिम शासक बताकर इतिहास में बदनाम कर देते। तो ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस था। अब आता है तीसरा और शायद सबसे ताकतवर स्तंभ, सेना। ये सिर्फ लड़ने वाली फोर्स नहीं थी, नहीं, ये तो साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली संस्था थी। एक प्रोफेशनल आर्मी जिसमें सैनिक 25-25 साल तक सर्विस करते थे। चौथी सदी आते आते इनकी संख्या 6 लाख तक पहुंच गई थी। और ये इतने पावरफुल थे कि एक किंग मेकर थे, जिसे चाहते सम्राट की गद्दी पर बैठा देते और जिसे चाहते उतार फेंकते। लेकिन सेना की ये ताकत असल में एक 2-धारी तलवार थी, और यहीं सबसे बड़ा खतरा भी था। जब सेना के अलग अलग गुट अलग अलग जनरलों के वफादार हो जाते तो नतीजा क्या होता? गृहयुद्ध, सिविल वॉर। साल 69 एडी इसका सबसे डरावना उदाहरण है। सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर 4 सम्राट आए, सिंहासन पर बैठे और मारे गए। अच्छा, तो इतनी बड़ी आर्मी, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? आखिर इस साम्राज्य की इकोनॉमी का इंजन क्या था भाई? जवाब छिपा है व्यापार में। सामने जो दिख रहा है वो एक रोमन कार्गो शिप का मलबा है, और ये जो मटके जैसे दिख रहे हैं ना, इन्हें एम्फोरा कहते थे। ये उस जमाने के शिपिंग कंटेनर थे। इन्हीं में शराब, जैतून का तेल, अनाज, सब कुछ भरकर पूरे मेडिटेरेनियन में भेजा जाता था। अब मैं आपको एक नंबर बताता हूं, 5 करोड़। जी हां, 50 मिलियन। ये एक ऐसा नंबर है जो दिमाग घुमा देता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस चीज का नंबर है? ये संख्या है उन टूटे हुए जैतून के तेल के एम्फोरा की, जिनसे रोम में एक पूरी की पूरी पहाड़ी बन गई है, मोंटे टेस्टाशियो। और ये सारे के सारे कंटेनर कहां से आए थे? स्पेन से। मतलब मिट्टी के बर्तनों का ये पहाड़ इस बात का जीता जागता सबूत है कि रोम का ट्रेड नेटवर्क कितना विशाल था, कितना अविश्वसनीय था, जो पूरे साम्राज्य को एक साथ जोड़ता था। लेकिन एक मिनट, ये सारा सामान उगाता कौन था? इसे एक जगह से दूसरी जगह ढोता कौन था? इस आर्थिक कामयाबी का एक बहुत ही काला सच भी था, और वो था गुलामी, स्लेवरी। ये रोमन समाज की रग रग में बसी हुई थी। टेसिटस का ये जो कोट है ना, ये उस क्रूरता की एक झलक दिखाता है जिसका सामना गुलामों को करना पड़ता था। उनकी जिंदगी और मौत सब कुछ मालिक के हाथ में था। तो साम्राज्य के पहले 200 साल तो बड़े अच्छे बीते, शांति थी, खुशहाली थी। लेकिन फिर आई तीसरी सदी और दीवारों में दरारें दिखनी शुरू हो गईं। साम्राज्य एक ऐसे गहरे संकट में फंस गया जिसने इसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
इसे कहते हैं थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। और ये संकट ना एक साथ कई तरफ से आया। अंदरूनी तनाव तो बढ़ ही रहे थे, ऊपर से सीमाओं पर लगातार हमले हो रहे थे, और तो और पूरब में ईरान का एक नया बहुत ही आक्रामक ससानियन एम्पायर खड़ा हो गया था। और ये टाइमलाइन उस अफरा तफरी को साफ दिखाती है। जरा सोचिए, सिर्फ 47 सालों में 25 सम्राट, और लगभग हर किसी की मौत बहुत बुरी तरह हुई। यह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक ऐसा दौर था जिसे सेना ने अपनी मनमानी करके और भी ज्यादा बिगाड़ दिया था। और जानते हैं, इस संकट से जो साम्राज्य उभरा वो पहले जैसा नहीं था, वो बदल चुका था। देखिए, एक तरफ है ऑगस्टस के जमाने का रोमन फोरम, क्लासिक रोम का दिल, और दूसरी तरफ है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का ये विशाल सिर। ये एक नए युग का सिंबल है, एक ऐसा राज जो ज्यादा निरंकुश था और जिसकी पावर दिखाने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। इस नए दौर को इतिहासकार लेट एंटीक्विटी कहते हैं। डायोक्लिशियन और कॉन्स्टेंटाइन जैसे सम्राटों ने इसे एक नई शक्ल दी। उन्होंने साम्राज्य को फिर से ऑर्गेनाइज किया, कॉन्स्टेंटिनोपल में एक नई कैपिटल बनाई। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपना लिया। इस एक कदम ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन का रास्ता ही मोड़ दिया। तो सवाल उठता है कि इतने विशाल, इतने कॉम्प्लेक्स साम्राज्य का आखिर हुआ क्या? क्या ये बस खत्म हो गया, या फिर इसकी कहानी का कोई और भी पहलू है? असल में इस कहानी के दो हिस्से हैं। वेस्ट में साम्राज्य का जो पॉलिटिकल ढांचा था वो धीरे धीरे बिखर गया और कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। लेकिन ईस्ट में कॉन्स्टेंटिनोपल को अपनी राजधानी बनाकर यह साम्राज्य अगले 1000 साल तक फलता फूलता रहा। आज हम इसे बीजांटिन एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो भले ही रोमन एम्पायर दुनिया के नक्शे से मिट गया, पर क्या वो सच में कभी गया? जरा सोचिए, हमारी भाषाएं, हमारे कानून, हमारा आर्किटेक्चर, यहां तक कि पावर को लेकर हमारी सोच, इन सब पर रोम की एक बहुत गहरी छाप है। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि साम्राज्य मरा नहीं, बल्कि वो हमारी आज की दुनिया की बुनियाद में आज भी जिंदा है।